हेलो एवरीवन, दिस इज़ शैली गुलाटी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया चल रही है? किसी टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? किसी भी टॉपिक में किसी क्वेश्चन मतलब कुछ आ रहा हो ऐसा कि कंफ्यूजन हो रही हो, किसी एग्जाम्पल में, किसी थ्योरी में, किसी भी चीज़ में, स्टार्टिंग से लेकर अब तक किसी भी क्लास में ना अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो उसी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और कोशिश करूँगी जल्दी से सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर करूँ। न्यू लर्नर्स हो, नहीं पता तो बता देती हूँ, फिर से हर बार बताती हूँ। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं और शाम को 6 बजे चलती हैं। बाकी हम ऑलरेडी काफ़ी लंबा सफ़र तय कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है न्यू लर्नर हो तो मिस हो गया, आप अटेंड कर लीजिए। सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, और कहाँ मिलेंगी? ग्रेट डोर पे ही मिलेंगी आपको। और अगर आप मेरे सीटेड लर्नर हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी ग्रेट डोर पे बनी है। ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एंड इंग्लिश पेडागोजी। और कल से हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। एक्चुअली परसों सिलेबस डिस्कशन हुआ था, और तो देखा जाए तो परसों से ही मान लो क्लासेस पेपर 1-2 दोनों के लिए थी। तो अगर आपके नॉन में कोई भी तैयारी कर रहा हो सीटेट की, चाहे प्राइमरी की, जूनियर की, तो उसको भाई ग्रेट डोर का एड्रेस दे दो, शेयर कर दो क्लासेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सके क्लासेस का। एक्चुअली क्या है ना, अभी न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है तो अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास तक ना क्लासेस पहुंच नहीं पा रही हैं, क्योंकि अभी न्यू स्टार्ट हुआ है। अभी धीरे धीरे सब लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग फेस है, तो बस सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट ले सकें। और आप लोग तो ले ही रहे हो, अच्छी लगती है क्लास तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और जो भी अपडेट्स हों वो भी आपको मिलती रहें। कल की क्लास में हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और उससे पहले भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, टंग, टीथ, और क्या पढ़ा है हमने? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आज बाकी की चर्चा करते हैं। डाइजेशन सिस्टम हमने देखो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का रिमेनिंग प्रोसेस जो है वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि एसिमिलेशन हो गया, आपका इजेशन हो गया। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत जान चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, बट बाकी का जो प्रोसेस बचा था वो हम आज की क्लास में देखेंगे। और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ दिक्कत हो सकती है, सिलेबस बहुत है। तो स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। कॉपी पेन ले लिया? मैं भी ले लेती हूँ, चलो। एसिमिलेशन से, एसिमिलेशन देखो, इसको हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आत्मसात। आत्मसात, एसिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बारी कर रहे हैं किसके? एब्जॉर्प्शन के बाद जो प्रोसेस आएगा, ठीक है ना, आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी चलो पहले एक बार बोल देती हूँ, देन करेक्ट करके एकदम प्रॉपर हिंदी में समझाती हूँ, ताकि हिंदी लर्नर को भी दिक्कत ना हो। तो आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, द एब्जॉर्ब्ड फूड, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, विटामिन, मिनरल, is carried by blood and lymph to all body cells. In the cells these nutrients are utilized. चलो पहले यहाँ तक देख लेते हैं क्या होता है पाचन और अवशोषण के बाद। जो एब्जॉर्ब्ड फूड हो गया, एब्जॉर्ब फूड में आपका जैसे ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स, आपके खनिज जो हो गए, एंड ग्लिसरोल, ये किसके द्वारा कैरी किया जाता है? ब्लड और लसिका, रक्त और लसिका यानी ब्लड और लिम्फ के द्वारा कैरी किया जाता है सारे बॉडी सेल्स में, ठीक है। यहाँ से ले लेती हूँ मैं 1 मिनट दूसरा पेन, एंड देन हम समझते हैं। पेन 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 पेन, आ गया हमारा पेन। चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये भोजन क्या होगा? पाचन और डाइजेशन के बाद जो एब्जॉर्ब फूड होगा, जब भोजन 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 जब भोजन पचकर, डाइजेस्ट होकर और एब्जॉर्प्शन के बाद यानी अवशोषित होकर, अवशोषित होकर ब्लड और लिम्फ यानी रक्त और लसिका, एवं लिख दूँ? एवं, एवं ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, एवं लसिका यानी लिम्फ,
एवं लसिका में क्या होता है, पहुंचता है। तो यह है, आज पेन ज़्यादा ही हम साइड एकदम टेढ़ा टेढ़ा लिखने में पहुंच गए हैं ना, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है ऐसी चीज़ें। यह शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर प्रयोग होता है। होता है, इसे नोट कर लो अगर ज़्यादा खिचड़ी नहीं लग रही हो तो। पढ़ के बता दूं, जब भोजन पचकर और अवशोषित होकर रक्त एवं लसिका में पहुंचता है तो यह शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर प्रयोग होता है। आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेशन पाचन और अवशोषण के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जो एब्जॉर्ब्ड फूड हो गया, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, विटामिन एंड मिनरल्स, खनिज, ये सब क्या होंगे, ये सब अवशोषित होकर रक्त एवं लसिका यानी ब्लड और लिम्फ जो हो गए में पहुंचते हैं। तब तो यह शरीर में, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, तो शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर प्रयोग होते हैं, यानी बॉडी सेल्स में जाके जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये यूटिलाइज्ड होते हैं। इन द सेल्स दीज न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड। किसके द्वारा कैरिड होंगे, याद रखना, रक्त और लसिका के द्वारा, ब्लड और लिम्फ के द्वारा बॉडी सेल्स तक ये पहुंच रहे हैं। और देन ये जो सेल्स हैं, इन द सेल्स ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पे होंगे प्रयोग, कोशिकाओं में पहुंचकर प्रयोग होता है, यूटिलाइज्ड होते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर क्लियर क्लियर, कोशिकाओं में याद रखना ये न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज्ड होंगे, प्रयोग होंगे। जैसा कि हो गया आपका ग्लूकोज, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है वह सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको मैं कर देती हूँ इरेज वरना ज़्यादा ही खिचड़ी पक जाएगी। तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, प्रोवाइड कर रहा है क्या, एनर्जी वह सेलुलर रेस्पिरेशन, याद रखना इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यानी रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हुई है, आप कह सकते हो ये जो ग्लूकोज है क्या हो रहा है, श्वसन। एक मिनट में अपना अब देखती हूँ सही से आ रहा नहीं आ रहा, पहले मैं इसको इरेज करती हूँ, अब देखूँ सीधा सीधा आ रहा है नहीं आ रहा, अब सही है ना। श्वसन क्रिया से ऊर्जा, ऊर्जा एनर्जी यानी आपका एटीपी बनती है। क्लियर हो गया, ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी विया सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बात बताऊं, ये ना हमने जब स्टार्टिंग में सेल बायोलॉजी पढ़ी थी ना, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। सोचो, स्टार्टिंग सबसे पहले मैंने सेल से ही करी थी और उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी सब कैसे होता है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग क्लासेस में। और देखो अब जाके आई थिंक 112th क्लास है ये, है ना, तो अब जाके सोचो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, आगे चल के चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होंगी। हर एक क्लास को अटेंड कर लो, कोई क्लास स्किप मत करो। अभी भी, अभी जो पढ़ रहे हो सकता है वो और 20 क्लास के बाद जाके कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, या हो सकता है कल की क्लास में हो जाए। तो क्लास स्किप मत करो, क्लास अगर स्किप हो गई है तो अटेंड कर लो। अमीनो एसिड यूज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, इनका इस्तेमाल किस लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंजाइम्स के लिए और हार्मोन्स के लिए। नोट करते चलो, नोट्स बनाते चलो, कोई भी टॉपिक को हल्के में मत लेना। फिर से कह रही हूँ, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स बनाते हैं आपके क्या, अमीनो एसिड्स। किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर से बता रही हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, एंजाइम्स के लिए, हार्मोन्स के लिए। देन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये क्या होंगे, स्टोर्ड होंगे एज फैट इन एडिपोज टिश्यू, यूज्ड होंगे किस में, सेल मेम्ब्रेन में। ये चीज़ भी आपको याद रखने वाली है, तो भूलना मत। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, वसा ऊतक यानी आपका फैट हो गया, जो वसा ऊतक, आपका फैट टिश्यू, फैट टिश्यू में संग्रह, संग्रह या कह सकते हो झिल्ली,
झिल्ली बनाने में काम आते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाने में काम आते हैं। क्लियर हो गया। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल स्टोर्ड होंगे एज फैट टिश्यू आपका हो गया, और किस में यूज होंगे, सेल मेम्ब्रेन बनाने में। क्लियर है। देन विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन एंड खनिज, ये क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे मेटाबॉलिज्म को और एक्ट करेंगे एज कोएंजाइम की तरह ये एक्ट करेंगे। इसे इरेज कर दिया जाए, नोट कर लिया तो बताओ, देन मैं इरेज करूं। मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, याद रखना, आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स, और कोएंजाइम की तरह, एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं। Assimilation is equal to conversion of absorbed food into body's protoplasm. अब एसिमिलेशन को हम कह सकते हैं क्या है, कन्वर्जन है एब्जॉर्ब फूड का बॉडी प्रोटोप्लाज्म में। इसको कर देती हूँ इरेज। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। सिंपली कह सकते हो आपका आत्मसात जो हो गया, आपका एसिमिलेशन हो गया, इज इक्वल टू कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब फूड, यानी अवशोषित भोजन को शरीर की कोशिकाओं सेल्स की बात हो रही है, टिश्यूज़ की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है या नहीं है, शरीर की कोशिकाओं में कह सकते हो प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बनाना। नोट करना चाहो तो जल्दी से कर लो। देन हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ आता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लिया, नोट्स बनाते चलो, दिक्कत हो जाएगी आगे चल के, नहीं तो जल्दी से बताओ। इतनी बात क्लियर हो गई, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका इजेशन। इसको हम डिफेकेशन भी कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी नेम आ सकता है, तो दोनों नोट करके चलो। अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड पुश्ड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी ऐसा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, मतलब जिसका पाचन या अवशोषण नहीं हुआ होगा, अब वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, मेनली आ जाएगा आपका सेलुलोज आ गया, लिग्निन आ गया, आपके फाइबर्स आ गए और कुछ फिट्स। तो अब ये कहाँ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, वहाँ बड़ी आंत में ये चला जाता है जितना भी अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड फूड है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर जो है वो एब्जॉर्ब्ड होगा एंड फेसेस फॉर्म, मल जो होगा आपका। फाइनली फेसेस एक्सपेल्ड वे एनस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन और डिफेकेशन। अंत में क्या होगा, एनस से ये जो मल है वो बाहर जाएगा और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं इजेशन। नोट करना चाहें तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। हिंदी में इजेशन डिफिकेशन हम इसे क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं निर्वसन या मलत्याग। क्लियर है, यहाँ तक नहीं है। एंड में एनस से ये जितना भी फेसेस है वो बाहर जाएगा और इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम इजेशन कहेंगे। आगे बढ़ें क्या, क्लियर है यहाँ तक, बढ़ा जाए, नोट कर लिया, ओके। अब बारी आ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की डिसऑर्डर्स की जानने की, और ज़रूरी भी है पाचन तंत्र के रोग। चलो सबसे पहले आ जाएगा आपका पीलिया यानी जॉन्डिस। ये एक लिवर डिसऑर्डर है, बाइल पिगमेंट होगा, स्पेशली कौन सा बाइल पिगमेंट की बात हो रही है, बिलिरुबिन की। क्या होगा, बाइल पिगमेंट इंक्रीज इन ब्लड, रक्त जो होगा, पेन ले लेती हूँ, रक्त में यानी आपके ब्लड में बाइल पिगमेंट की बात हो रही है, यानी आपका पित्त वर्णक कौन सा, बिलिरुबिन, जो मेंशन है ऑलरेडी, बिलिरुबिन जो होगा बढ़ जाता है। याद रखिएगा ये एक लिवर डिसऑर्डर है, लिवर यकृत हो गया हिंदी में कहते हैं,
और इसके सिम्टम्स क्या होंगे? स्किन का पीला पड़ना, आइज़ हो गई येलो ऑफ स्किन, आइज़ एंड यूरिन, पीली पीली आँखें हो जाती हैं, स्किन भी पीली हो जाती है, यूरिन भी येलो। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, आँखों त्वचा का पीला पड़ना। कॉजेज़ क्या होंगे इसके? हेपेटाइटिस होगा, लिवर इन्फेक्शन, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे इसके कॉजेज़ होंगे। क्लियर है यहाँ? आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका वॉमिटिंग। सबको ही पता है जब वॉमिटिंग आती है फोर्सफुल एक्सपल्शन होगा स्टमक से, और स्टमक कंटेंट विया माउथ, माउथ से सब बाहर आ जाता है जब जी खराब होता है तो। और ये कंट्रोल्ड होता है बाय वॉमिटिंग सेंटर, जो कहाँ होगा? इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। कहाँ से होता है? ये चीज़ याद रखने वाली है। इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा नियंत्रित करता है, ये चीज़ याद रखना। कॉजेज़ क्या होंगे? तो हमें पता है फूड पॉइजनिंग हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है, अगर ब्रेन इंजरी, सिकनेस हो जाती है, मोशन सिकनेस हो जाती है, तो इस वजह से वॉमिट होती है। काफ़ी लोग तो ट्रैवल करते हैं बस में और कार में, तो उनको भी होती है, बस में नहीं कर पाते। तो ये सारी बातें हो गई वॉमिटिंग की। देन नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरिया, फ्रिक्वेंट वाटरी स्टूल ड्यू टू इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब इसमें क्या होता है भाई, ये किस वजह से होता है? ये जो होता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से होता है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ लाइक एनाटोमा बीवा हिस्टोलिटिया। चलो जी, अब इसको भी देख लेते हैं, कारण क्या होगा इसका। देखो, बार बार सिंपली कह सकते हैं लूज़ मोशन हो जाते हैं ना, तो वही हो गया। इसमें क्या होते हैं? लूज़ मोशन होते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिहाइड्रेशन हो जाता है। कारण क्या होगा इसका? कारण क्या होगा? आंत का संक्रमण, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस, एंटामीबा इत्यादि। ठीक है, अब इसका खतरा क्या हो गया भाई? रिजल्ट क्या हो गया इसका खतरा? पानी व लवण की कमी, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट क्या होता है? देते हैं ना ORS। मेडिकल पे जाओ, डॉक्टर कहते हैं ORS पियो, खुद भी हम घर में ORS पी लेते हैं, पानी की कमी ना हो। ORS की फुल फॉर्म याद रखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म आ सकती है एग्जाम में, हल्के में मत लेना। क्लियर है यहाँ तक? देन कॉन्स्टिपेशन हो गया आपका, कब्ज हो गया, डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल्स ड्यू टू टू मच वाटर एब्जॉर्प्शन इन कोलोन। ये किस लिए होता है? जब बहुत ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इन कोलोन। कॉजेज़ क्या होंगे इसके? लैक ऑफ फाइबर, लो वाटर इनटेक, कम पानी पीना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, पानी का कम पीना, रेशो की कमी हो गई आपकी, और व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। देन आ जाता है आपका इनडाइजेशन। इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा तो डिस्कम्फर्ट होगा स्टमक में। कॉजेज़ क्या होंगे? जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा तला तुला खा लेते हैं, मसालेदार खा लेते हैं, स्ट्रेस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई? बढ़ा जाए आगे? चलो, अब बारी आ जाती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, यानी PEM की। अब सिर्फ PEM लिखा हो तो कैसे पता चलेगा? तो याद रखिएगा फुल फॉर्म हर किसी की, जो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण इसे हम कहेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, यानी प्रोटीन एनर्जी malnutrition occurs due to deficiency of proteins and calories especially in children। ये किस वजह से होता है? deficiency of protein and calories की वजह से, एनर्जी की वजह से, स्पेशली बच्चों में होता है। बच्चों में सबसे सामान्य पोषण रोग है। चलो आगे देखें। सबसे पहले आ गया आपका कौन सा?
चलो एक चीज़ और, चलो यहीं पे बता दूँगी ये तो मैं आपको। क्वाशियोकर, ये किस वजह से होता है? ये प्रोटीन की कमी की वजह से होगा, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इस चीज़ को याद रखना। केवल प्रोटीन की कमी की वजह से होगा ये, है ना। कार्बोहाइड्रेट में बी सफिशिएंट, यानी कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त। याद रखना आपका जो ये क्वाशियोकर हो गया, ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा, यानी प्रोटीन की कमी की वजह से होगा आपका क्वाशियोकर। देन इसके लक्षण क्या होंगे? स्वेलन बेली, ओडिमा हो गया आपका, पेट का फूलना हो गया, ग्रोथ रिटार्डेशन हो गया, मेंटल डलनेस हो गया, स्किन एंड हेयर चेंज हो गया, जैसे रेडिश ब्राउन कलर हो गया हेयर का, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। यानी पेट का फूलना हो गया, मानसिक कमज़ोरी हो गई, मेंटल डलनेस हो गया, और ग्रोथ रिटार्डेशन यानी ग्रोथ का रुकना, विकास रुकना, सिंपल विकास रुकना, मेंटल डलनेस हो गया आपका, मानसिक कमजोरी, स्किन एंड हेयर चेंज, बालों का रंग बदलना, जैसे रेडिश ब्राउन हेयर हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बताओ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मेरास्मस। ये जो है प्रोटीन और कैलोरीज यानी उन्हीं दोनों की ही कमी से होगा। क्लियर है या नहीं है बताओ। क्वाशियोकर से प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रोटीन की कमी की वजह से, लेकिन आपका मेरास्मस ये जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी और कैलोरीज दोनों की वजह से होगा। पेन ले लेती हूँ, नोट्स प्लीज़ बनाते चलना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ध्यान रखना। प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होगा आपका मैरस्मस। सिम्टम्स होंगे एक्सट्रीम थिननेस, ठीक है, बहुत दुबला पतला शरीर, बहुत दुबला पतला शरीर, मांसपेशियों का वेस्टिंग ऑफ मसल्स, यानी आपका मांसपेशियों का क्षय। क्लियर? वेरी वीक एंड रिंकल्ड स्किन, झुर्रियोंदार वाली, जो झुर्रियों वाली त्वचा होती है वैसी हो जाती है, कमज़ोर कह सकते हो, झुर्रियों वाली त्वचा, इसे कर देती हूँ इरेज, है ना। वेरी वीक एंड रिंकल्ड स्किन, कमज़ोर कमज़ोर सा दिखना, और झुर्रियाँ या झुर्रियों वाली त्वचा। ग्रोथ फेलियर हो गया, विकास रुक जाना, बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक अभी तक हमने जितना पढ़ा सब क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है तो बताओ, बताइए बताइए। क्लियर है इतना सब? नोट्स बना रहे हो ना? चलो, कन्फ्यूज़न लगे कभी भी किसी टाइम किसी टॉपिक में, उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन डिफरेंसेस सिंपली वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी फिर से देख लेते हैं। आपका जो क्वाशियोकर हो गया ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होगा सिर्फ, और आपका मैरस्मस जो होगा ये प्रोटीन प्लस एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से होगा, यानी प्रोटीन और कैलोरी दोनों की ही कमी की वजह से ये होगा। क्लियर? अब बारी आ जाती है आपकी कैलोरिफिक वैल्यू की, कैलोरिफिक वैल्यू सॉरी। चलो जल्दी से देखते हैं क्या है ये। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। कितनी एनर्जी की बात हो रही है, चलो देखें। देखो सबसे पहले ना कैलोरिफिक वैल्यू को क्या कहते हैं मैं आपको बता देती हूँ यहाँ। ऊष्मांक मूल्य, यानी क्या हो रहा है इसमें, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, 1 ग्राम। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका अमाउंट, यानी 1 ग्राम भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद, है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण
पर निकली ऊर्जा यानी आपकी एनर्जी कैलोरीफिक वैल्यू यानी आपकी ऊष्मांक मूल्य क्या है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होगी किसके कंप्लीट होने का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड, यानी 1 ग्राम भोजन के पूर्ण ऑक्सीकरण पर जो निकली ऊर्जा है वो है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। जो भी अमाउंट एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है किसके बाद, जब 1 ग्राम भोजन जो हो गया 1 ग्राम ऑफ फूड के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे मेजर किया जाएगा कैलोरीज में और किलो कैलोरीज में, और यूज होगा बॉम कैलोरीमीटर, इस्तेमाल होगा फॉर मेजरमेंट। क्लियर है? आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ। उपकरण है आपका जो ये बॉम कैलोरीमीटर है, क्या है ये? उपकरण है। मैं लिख रही हूँ और पेन है ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। देन कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ मेजर फूड ग्रुप्स, तो देख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट कितनी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया जैसे 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम होगा, पर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, एच लिख दिया है, तो कोई बात नहीं है, ये हो गया पर ग्राम। ये हाईएस्ट एनर्जी होगी जो वसा की लिखी है मैंने, क्लियरली। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हो गया आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया 1.0, प्रोटीन अप्रॉक्स 0.9 एंड फैट्स हो गया अप्रॉक्स 0.7। चलो अब बारी आ जाती है विटामिन्स की। विटामिन्स जो बहुत ज़रूरी है ना। विटामिन्स इक्वल टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नीडेड इन स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड हेल्थ। भाई विटामिन्स की तो ज़रूरत होती है, सबको होती है। प्रॉपर बैलेंस डाइट में भी विटामिन्स तो चाहिए होते हैं, है ना। तो अब बारी आ जाती है आपके प्यारे से विटामिन्स की। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनकी ज़रूरत होती है छोटे अमाउंट में नॉर्मल ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए और आपकी हेल्थ के लिए। ये कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बल्कि एक्ट करते हैं रेगुलेटर की तरह, को एंजाइम की तरह। क्लियर है या नहीं है बताओ, जल्दी बताओ। आगे बढ़े, देखें। तो अब हम पहले बात करेंगे फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की। कौन कौन से होंगे आपका, विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये कहाँ स्टोर होगा, आपके लिवर में होगा एंड एडिपोज टिश्यू में होगा। डेफिशिएंसी लीड्स टू स्पेसिफिक डिसीज, चलो हम ये भी देख लेते हैं, बट थोड़ा सा और देखेंगे हम अभी। चलो जी हम थोड़ा सा और देखते हैं, हिंदी में भी देखेंगे। जो आपका वसा विलय हो गया, वसा विलय, हम इसे क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ऐसे विटामिन जो वसा यानी फैट में घुलते हैं। ये फैट सॉल्यूबल विटामिन्स की बात हो रही है। क्या होता है, ये शरीर में यकृत यानी आपका लिवर, है ना, लिवर और वसा ऊतक, पैन पता नहीं कहाँ चला जाता है, वसा ऊतक यानी आके आपके क्या आ गए, फैट टिश्यूज़ जो आ गए, फैट टिश्यूज़ में संग्रहित हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। क्लियर है? बताओ, नोट कर लो अब जल्दी से इसे नोट कर लो ताकि हम आगे बढ़ें और चीज़ों को समझें। जो भी आपके ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, फैट सॉल्यूबल हो गए वो, है ना, फैट सॉल्यूबल हो गए, ये शरीर में लिवर और फैट टिश्यू में संग्रहित हो जाते हैं। और ये मैंने लिखा है या नहीं लिखा है बताती हूँ। ये मैंने लिखा है, नहीं लिखा,
चलो कोई बात नहीं, मैंने बता तो दिया। ये लिखा था स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोज टिश्यू। नोट कर लो इस लाइन को, बड़ा बढ़िया लाइन है ये, नोट करते चलो सब कुछ। और कौन कौन से होंगे आपके फैट सॉल्युबल जो हम अभी देख चुके हैं? आपका ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन कुछ भी कह लो। देखिए हम आगे बढ़ें। अब भाई ये तो हमने पढ़ लिया फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होंगे आपके, ए डी ई के, स्टोर्ड होंगे लिवर और एडिपोज टिश्यू में। डेफिशिएंसी कौन कौन सी होगी विटामिन की कमी से? विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका विटामिन ए। इससे होती है नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम कहते हैं रतौंधी। हिंदी में हम इसको कहते हैं रतौंधी। क्लियर है या नहीं है? मतलब इसमें क्या होता है, रात में कम रोशनी, मतलब देखने में परेशानी होती है ना, रात में या कम रोशनी में देखने में परेशानी होती है। क्लियर है? देन आपका विटामिन डी हो गया, आपका रिकेट्स हो गया। किस पे होता है ये? चिल्ड्रन में होता है, बच्चों में। ये रेस कर दूं तो बताओ, रिकेट्स बच्चों में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये विटामिन डी की वजह से होती है। टेढ़ी मेढ़ी होना ये विटामिन डी की वजह से होती है। और ये ऑस्ट्रोमलेशिया ये एडल्ट्स में होगा। सबसे पहले अगर मैं विटामिन डी में रिकेट्स की बात करूं तो क्या होगा? चिल्ड्रन में होगी, बच्चों में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होना, ये विटामिन डी की वजह से होता है और इसको आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं ऑस्ट्रोमलेशिया, ये होगा किसमें? ये होगा भाई एडल्ट्स में, बड़ों में। ये नोट कर लिया, इरेज करूं? विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होगा, बच्चों में होगा। बच्चों में हड्डियां जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं वो विटामिन डी की वजह से ही होती हैं, इसकी कमी की वजह से होती हैं। कमी की वजह से, इसकी वजह से नहीं, इसकी कमी की वजह से होती हैं। देन आ गया आपका ऑस्टियोमलेशिया। तो ये क्या होगा इसमें? इसमें देखो बड़ों में बात हो रही है, इसमें क्या होगा? बड़ों में जो हड्डियां होंगी, हड्डियां क्या हम कह सकते हैं? बड़ों में हड्डियां नरम होना। नोट कर लीजिए जल्दी से आप इस ऑस्टियोमलेशिया को। क्या है ये? नाम देखो कितना भयंकर है। देन क्या है हमारा? विटामिन ए की कमी से क्या होगा? स्टेरिलिटी हो गया आपका और मस्कुलर वीकनेस। जल्दी से नोट कर लो, नोट करते चलिए। स्टेरिलिटी हो गया आपका बांझपन, और मस्कुलर वो आपको पता ही है, मांसपेशियों में कमजोरी। मस्कुलर वीकनेस, मांसपेशियों में कमजोरी। समझ आ रहा है? लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना? विटामिन के की कमी से क्या हो रहा है? प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लॉटिंग टाइम, ब्लड को जमने में समय लगेगा, धीमा होगा। इसे इरेज करती हूँ। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होगा? तो रक्त का, यानी ब्लड का जो जमना है वो धीमा होगा। रक्त का, ब्लड, अब सोचो जमना मैम, चोट लगती है तो वो एकदम वो जम जाता है ना, ब्लड जब बाहर आता है फिर रुक जाता है, हल्का सा एक बार सुई लगे या कुछ कई बार होता है वो जम जाता है ना, उसकी बात हो रही है। जमना, धीमा होना, यानी चोट लगने पर जो खून निकलेगा वो जल्दी नहीं रुकता है। क्लियर हो गया जी? अब फैट सॉल्युबल तो देख लिए, अब ज़रा वाटर सॉल्युबल भी देख लिए जाए। बढ़ रही हूँ मैं आगे। अब आ जाते हैं आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। तो ये हो गए आपके जल विलय विटामिन, ठीक है। नॉट स्टोर्ड, नीड रेगुलरली सप्लाई, भाई रेगुलरली सप्लाई की ज़रूरत होती है। ऐसे विटामिन पेन ले लेती हूँ मैं,
ये क्या है? जल विलेय, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये ऐसे विटामिन हैं जो पानी में क्या होते हैं? घुलते हैं, ठीक है ना। पानी में ये घुलते हैं और स्टोर नहीं होंगे, रेगुलर सप्लाई की ज़रूरत होगी। पहला आ जाता है आपका विटामिन B1, आपका थायमिन डेफिशिएंसी कॉजेज बेरी। इसकी कमी से क्या होगा? कौन सा रोग होगा? ये बात हो रही है विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, डिसीज़ हो सकती है, याद रखना, पहले ही बोल रही हूँ। तो थायमीन जो हो गया आपका विटामिन B1, थायमीन जो हो गया, देखो विटामिन B1 की कमी से क्या हो रहा है? कमी से जो रोग हो रहा है वो हो रहा है आपका बेरी, है ना। बेरी हो रहा है जो लिखा भी हुआ है। और इसके लक्षण क्या होंगे? लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे? तो जैसे थकान हो जाएगा और कमज़ोरी, नर्व्स की समस्या यानी तंत्रिका की समस्या, ये सब हो जाएंगे इसके लक्षण। नोट कर लो। देन विटामिन B12 राइबोफ्लेविन, देखो इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है चेलिसिस, क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ। चलो इसे इरेज कर दूं तो बताओ पहले। चेलोसिस, नाम देखो किसने रखा है, चेलोसिस। तो आपका आ गया विटामिन B12, आपका राइबोफ्लाविन। तो इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से क्या हो गया आपका? कौन कौन सा रोग हो गया आपका? आपका हो गया ये चेलोसिस। लक्षण क्या होंगे इसके? लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होंगे इसके? मुंह के कॉर्नर्स पे यानी कोनों में, कोनों पर दरारें, दरारें से आ जाती हैं। होठ सूखना हो गया, होठ सूखना। क्लियर है जी? नोट करते चलो भाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कंपटीशन लेवल हो चाहे स्कूल लेवल हो, हर किसी में। कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी होगी, तो ये चीज़ नोट करने वाली है। देन आपका आ जाएगा विटामिन B3 नाइसिन। इससे क्या होगा चलो देखा जाए, ये नोट कर लो फिर हम आगे बढ़े। विटामिन B3 की तरफ बढ़े, नाइसिन की तरफ। पेलाग्रा होगा, इससे डेफिशिएंसी होगी। पेलाग्रा आपके विटामिन B3 नाइसिन, इसकी वजह से कौन सा डेफिशिएंसी होगी आपकी? पेलाग्रा। 3Ds यानी आपका पहला आ गया कौन सा? डर्माटिसिस मेंशन है, डायरिया, देन डिमेंशिया। ये तो पहले से ही मेंशन है, क्या ही लिखूं, है ना। इसमें क्या होता है? ऐसे याददाश्त और मानसिक, इसे रेस कर देती हूँ। देखो सबसे पहले आपका 3D लिखा हुआ है, तो इसमें आपका सबसे पहले क्या है? डर्माटिसिस, सॉरी डर्माटाइटिस, है ना, टाइटिस, डर्माटाइटिस। इससे क्या होगा? त्वचा रोग होगा, डर्माटाइटिस, इससे होगा त्वचा रोग। देन आपका आ गया डायरिया, ये हमें पता है क्या होगा इससे? दस्त, है ना। देन आ गया आपका क्या? डिमेंशिया। देन आ गया आपका डिमेंशिया, डिमेंशिया, इससे क्या होगा? याददाश्त हो गई आपकी और मानसिक समस्याएं, मानसिक समस्याएं। नोट कर लो जल्दी से, फिर हम बढ़े आगे विटामिन B6 की तरफ। विटामिन, कुछ लोग विटामिन बोलेंगे, कोई विटामिन बोलेगा। बस याद रख लेना कौन सी कमी से कौन सी डेफिशिएंसी हो रही है। नोट कर लो जल्दी से। बढ़े आगे। फिर आ गया आपका विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। इसकी वजह से क्या होगी डेफिशिएंसी आपकी? एनीमिया, है ना, एनीमिया होगी। और
ये तो B12 की वजह से है। कुछ तो गड़बड़ हुई है मुझसे। तो ये यहाँ पे ये नहीं होगा एनीमिया, एंड होगा आपका सीजर, SEIZURES, मतलब हो गया दौरे। दौरे पड़ते हैं ना वो। नोट कर लिया? बताओ जल्दी। यहाँ तक हो गया। B12 की तरफ पढ़ें, विटामिन B12 जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ें। कोबालामिन, विटामिन B12 कोबालामिन क्या है, इससे कौन सी डेफिशिएंसी होगी, चलो देखा जाए, जल्दी से करो। पर्नीशियस अमीबा होगा इससे, इसे कर देती हूँ मैं इरेज कर दूँ ना, सीजर दौरे लिख लिया। चलो देन विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हुआ, विटामिन B12 कोबालामिन, इसकी डेफिशिएंसी होगा आपका पर्नीशियस एनीमिया, सॉरी बार बार गड़बड़ हो रही है, तो सारे वो हो गया ना। तो इससे क्या होगा आपका घातक, कह सकते हो क्या है, घातक रक्ताल्पता, यानी आपका पर्नीशियस एनीमिया। देन फॉलिक एसिड, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसको इरेज करने की चलो ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है ये भी बता देती हूँ हैंड टू हैंड, फिर मैं भूल जाऊंगी, बाद में बताना तो कहोगे मैम ने नहीं बताया। तो इसमें क्या होना, खून में RBC, रेड ब्लड सेल्स कम होना। नोट कर लो, ये B12 का है, जल्दी से नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ें। ताकि फॉलिक एसिड की कमी से जो रोग होगा वो होगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नोट कर लो, फिर हम इसको भी देखते हैं इसमें क्या होता है। इसे इरेज कर देती हूँ अब मैं, और देख लेते हैं। फॉलिक एसिड की कमी से होगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, जो खून की कोशिकाएं, आपकी जो सेल्स हो गई, आपकी ब्लड सेल्स हो गई, आपकी खून की कोशिकाएं, खूक लिख दिया खून की जगह, खून की कोशिकाएं बड़ी और बड़ी 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 और कम बनना। तो ये हो गई क्या, डेफिशिएंसी आपकी फॉलिक एसिड से, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है या नहीं है बताओ? यहाँ तक की दिक्कत खत्म हुई? नेक्स्ट देखें, लास्ट वाला है हमारा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होगा, स्कर्वी होगा, यानी ब्लीडिंग गम्स, पुअर वॉन्ड हीलिंग, घाव भरना जो होगा वो पुअर होगा। इसको कर देते हैं हम इरेज, और अब बारी आ जाती है आपके विटामिन सी की कमी से रोग की, जो हो गया आपका स्कर्वी। इसके लक्षण हो गए आपका ब्लीडिंग गम हो गया, यानी मसूड़े जो हो गए, मसूड़ों से खून आना, और घाव जल्दी नहीं भरना, पुअर वॉन्ड हीलिंग होगी, यानी घाव जो होता है वो जल्दी नहीं भरता, जल्दी ना भरना, और वीकनेस भी होगी, यानी कमजोरी भी लगेगी। बताओ, चलिए जी बताइए जी, नोट कर लिया जी, हो गया? बढ़ा जाए आगे। उम्मीद करूंगी आपने नोट्स बना लिए होंगे, और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे होती है समाप्त। मिलूंगी फिर से आपसे कल नए टॉपिक के साथ, तो क्लास मिस मत करना और नोट्स बनाते चलो। मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, क्लासेस वही चलती हैं मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो, समझ आता हो, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड ग्रेट डोर। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलना, ऐसे जुड़े रहना। ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी हमेशा जुड़े रहिएगा ग्रेट डोर के साथ। और देखो न्यू चैनल है, स्टार्टिंग फेस है, तो एकदम मिलियंस में नहीं है ऑफकोर्स। मोस्टली जो होता है ना, स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि मिलियंस में किसके हैं, लैक्स में किसके हैं, वहीं जाओ। तो भाई हर किसी ने जीरो से स्टार्ट किया होता है, स्टार्टिंग फेज है, सपोर्ट कर तो बस आप लोग कर सकते हैं, बट तभी करिएगा अगर समझ आता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, नो ज़बरदस्ती, बट अच्छी लगती हो क्लास तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा।
और मिलती हूँ आपसे कल शाम को 6 बजे। और अगर सीटेट की लर्नर भी हो ना तो 8 बजे फिर मिल रही हूँ भी आपसे। चलिए मिलते हैं आपसे फिर। सीटेट लर्नर हो तो थोड़ी देर में, और एलटी ग्रेड के ही हो तो कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।